चट दनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। आता है गाना? पहले हंस रहे हो तुम लोग, हंस क्यों रहे हो भाई, हंस क्यों रहे हो? ये गाना आता है किसी को? ये गाना आता है? फेमस मनोज तिवारी ने गाया है गाना, सुंदर गाना। ही हंस दिले रिंकी या के पापा ही हंस दिले। आज क्या करने वाले हैं भाई? आज भाई ईएनवीएस का सबसे बोरिंग वाला चैप्टर करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा भाई 100% 200% ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर को मैं इंटरेस्टिंग बना के दूं, ये चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना के दूं। लेकिन जो लोग भी आ गए हो, सबसे पहले भाई लाइक करो, लाइक ठोको, क्योंकि आज करने वाले हैं ईएनवीएस का आखिरी चैप्टर। ईएनवीएस का आखिरी चैप्टर जिसका नाम क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। जिसका नाम क्या है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट के प्रति जितने भी लॉस, जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस, जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस एनवायरनमेंट के लिए, इस पर्यावरण के लिए जितने भी कानून बने गए हैं, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? यूनिट नंबर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज का, ईएनवीएस का बेटा यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ और लाइक कर दो, लाइक कर दो। अरे भाई बैठक बढ़ाओ, बैठक बुलाओ, बैठक बुलाओ। आज करने वाले हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है भाई। मेरे को सेमेस्टर 1 को भी पढ़ाना है, अभी बहुत चाप है। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है। जल्दी आ जाओ, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? लाइक करने में पाप लगती है क्या? और शेयर करो, शेयर करो, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। अब भाई आज सुंदर से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। जिसको जिसको बोरिंग लगता है, आज से बोरिंग नहीं लगेगा। आज से ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बन जाएगा दोस्तों। ये चैप्टर भी आप करके जाओगे। और अगर किसी ने बोला कि ये चैप्टर छोड़ के जाऊंगा तो चप्पल से मारूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, चप्पल से मारूंगा कि कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, सारा चैप्टर करना है। नालायक, सारा चैप्टर करना है। ईएनवीएस है, 50 में से 50 लाना है, फुल सिलेबस कवर करना है। आजा जल्दी से, जल्दी से आजा। मेरे को डर नहीं लगता यूट्यूब का। मेरे को पब्लिक प्राइवेट ये सब नहीं, ये सब मेरे को समझाने की कोशिश मत करना, ठीक है? तुम लोग सीधा बोल रहा हूं कि अगर एक भी चैप्टर छूटा, चप्पल से मारूंगा। फिर मेरे से डरो तुम लोग, मेरे से डरो, ठीक है? मेरे से डरो। मैं एकदम डेंजर आदमी हूं भाई, डेंजर आदमी हूं। आ जाओ, लाइक शेयर करो ना भाई, लाइक शेयर करो ना, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो। और बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, क्या हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी भैया बिल्कुल स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। चलिए आइए। तो सबसे पहले ना हम लोग एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कि क्या होता है एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस? आइए। सर बहुत बुरा लगा है, आप जो बात बोलते हो ना वो हमको दिल में छपता है, वो बहुत बुरा लग जाता है। तो लगे बेटा, गलती तुम्हारी होगी। आ जाओ। ए सिस्टम ऑफ सुनो, ए सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस, ए सिस्टम ऑफ व्हाट? ए सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस, लॉस, स्टैंडर्ड पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट और अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू सेफगार्ड एंड मैनेज the natural environment is referred to as environmental rules and regulations। यहां पे क्या बोला गया है, सुनो ध्यान से। यहां पे बोला गया है कि गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट मतलब अरे सरकार। यहां पे बोला गया है कि गवर्नमेंट या कोई अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, गदर मतलब कि गवर्नमेंट या कोई उसके बराबर का अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर एनवायरनमेंट के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, लॉस वगैरह बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप लोग बताओ क्या आप लोग एनवायरनमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो? क्या आप लोग में इतनी क्षमता है कि आप लोग एनवायरनमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ? क्या आप लोग में इतनी कैपेसिटी है बेटा? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या आप लोग में इतनी क्षमता है कि आप लोग एनवायरनमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो?
नहीं 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 सर, नहीं सर, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना पाएंगे। तो इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है सर? गवर्नमेंट बनाता है और अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाता है। क्यों बनाता है सर? टू सेफगार्ड एंड मैनेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये जो सुंदर सुंदर पर्यावरण है, ये जो सुंदर सुंदर परिवेश है, ये जो आप लेक जाते हो ये सुंदर परिवेश देखने के लिए, वो ऐसे ही मेंटेन रहे, वो ऐसे ही चमकता रहे, इसीलिए ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉस कौन बनाता है? गवर्नमेंट और अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यहाँ पे अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट ने जिसको पावर दिया है कि भाई तुम एनवायरनमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, वो लोग भी बना सकता है और खुद गवर्नमेंट भी बना सकता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या हो गया? ए सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस, लॉस, स्टैंडर्ड पुट इन प्लेस बाय गवर्नमेंट और अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी to safeguard and manage the natural environment is referred to as environmental rules and regulations। क्लियर है? एक गाइडलाइंस, एक लॉ, एक स्टैंडर्ड जो कि कौन सेट करके देता है? गवर्नमेंट सेट करके देता है या कोई अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेट करके देता है टू सेफगार्ड एंड टू मैनेज द नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आ गए हो बच्चों? जी बिल्कुल भैया सर, समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, ठीक है। और भाई चैट बॉक्स में कोई मजाक नहीं करेगा, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, चलो आ जाओ। इट्स रेफर्ड टू एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। These regulations seek to assure resource sustainability, avoid pollution, इसके बाद प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड लेसन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से क्या होता है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से जो रिसोर्सेस हैं वो सस्टेनेबल रहते हैं। आप सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हो। आप ये जो मतलब कि इतने जो कचरा फैला रहे हो ना, इतना जो कचरा फैला रहे हो इन्वायरमेंट में, उसको आप अवॉइड कर पाते हो। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस है तभी तो आप इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अब तभी तो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इतना सारा ह्यूमन एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, ह्यूमन जो अन्याय कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, उसको रोक पाओगे। ह्यूमंस जो अन्याय कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, उसको कैसे रोकोगे सर? रूल्स रेगुलेशंस लॉस बना के। बस इतना ही तो लिखना है। ये सब सारी बचकाने वाली बातें हैं। सुनो, सेकंड वाला पैराग्राफ में जो भी है ये बचकाने वाली बातें हैं, ये सब नहीं लिखना है। ये सब प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, बचकानी वाली बातें है। तुमको जस्ट इंप्रेस करना है, अपने अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर बोल दे डिफाइन एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो क्या लिखोगे? ए सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस, लॉस एंड स्टैंडर्ड put in place by government or any appropriate authority to safeguard and manage the natural environment is referred as environmental rules and regulations। क्लियर है? कोई यहां पे बोला गया है कोई गाइडलाइन, कोई लॉ, कोई स्टैंडर्ड अगर गवर्नमेंट बनाता है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटीज बनाता है टू सेफगार्ड एंड मैनेज द एनवायरमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। बस इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। अरे इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। आ जाओ, अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। एनवायरमेंटल लॉ के कितने टाइप्स होते हैं? एनवायरमेंटल लॉ के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, एक होते हैं कॉमन लॉस। एक होते हैं स्टैट्यूटरी लॉस, एक होते हैं कॉमन लॉस। सर स्टैट्यूटरी लॉस कौन बनाता है? गवर्नमेंट बॉडीज। सुनो, एनवायरमेंटल लॉस जो है उसके कितने टाइप्स हैं? उसके दो टाइप्स हैं, एक होते हैं स्टैट्यूटरी, एक होते हैं कॉमन। सर स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? सर स्टैट्यूटरी जो लॉ होता है ना, वो गवर्नमेंट बॉडीज बनाती है, वो पार्लियामेंट में बन के आती है। ये वाला जो लॉ है बेटा, ये लॉ कौन बनाती होगी? ये लॉ बनाती होगी गवर्नमेंट बॉडीज, जो कि कहां से बन के आती होगी? सर पार्लियामेंट से बन के आती होगी, पार्लियामेंट से बन के आती होगी। और कॉमन लॉस मतलब जो लॉ आप लोगों को बचपन से ही पता है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को काटना नहीं चाहिए भैया, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए,
गंदगी नहीं मचानी चाहिए, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब कॉमन लॉज है जिसको जो कॉमन पीपल लोग फॉलो करता है। लेकिन स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है? स्टैट्यूटरी लॉ एक स्पेसिफिक लॉ होता है जिसको गवर्नमेंट बॉडीज बनाती है टू मैनेज एंड टू प्रिजर्व एंड टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया उसको आप क्या बोलोगे? स्टैट्यूटरी लॉ। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ मतलब जो लॉ सबके लिए अवेलेबल है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अरे एथिक्स का बात करो ना, एथिक्स का बात, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लॉस। कॉमन लॉस मतलब जो कल्चरल वैल्यू, जो ट्रेडिशंस, जो कम्युनिटी नॉर्म्स के हिसाब से जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉस। क्लियर है? यहां पे देखिए, एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए। मेरे को अभी अपना पेन नहीं दिख रहा है, आ जाओ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में, एनवायरमेंट स्टैट्यूटरी लॉ encompasses रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडीज अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ सेट करती है, पार्लियामेंट से पास करवा के आती है, जिससे बिजनेसमैन को वो कंट्रोल कर पाए। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करेगा ना, सुनो, मोदी जी बोल रहा है, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करेगा ना भाई संभल के करना, ठीक है? एनवायरनमेंट को रक्षा करना है तुमको, गाइडलाइंस को फॉलो करके करना। तो ये गाइडलाइंस कौन बना के देगा? ये गाइडलाइंस बना के देगा गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। भाई सुनो, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को कंट्रोल करने के लिए लॉ बननी चाहिए। और जो लॉ गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास करवा के आती है और जो लॉ गवर्नमेंट बॉडीज बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉस। एनवायरमेंटल स्टैट्यूटरी लॉस encompasses rules and regulations set up the government bodies to manage and tackle different facets of safeguarding and conserving the environment. These legally binding laws are crafted to ensure that the individual businesses and industries adhere to well-defined criteria and guidelines, aiming to reduce harmful इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है, जो लॉ गवर्नमेंटल बॉडीज बनाती है, उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, बात खत्म। अब और एक टाइप है कॉमन लॉज। कॉमन लॉज मतलब जो लॉ एकदम कॉमन है, जो लॉ को हर कोई फॉलो करता है। एनवायरमेंटल कॉमन लॉज आर द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे स्कूल में जब जाते थे बेटा, तो स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा रहता था ना कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, हेयर कट बड़े नहीं होने चाहिए, शूज बंधे हुए होने चाहिए, ये जो कपड़े हैं वो साफ सुथरा रहने चाहिए। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते थे ना उनको, वो तो तुमको पता है, ये तो कॉमन लॉ है, ये तो हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए अप्लाई करता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। इसको समझाना नहीं पड़ता बेटा, इसको समझाने नहीं पड़ता। अगर कोई जुल्म किया वो उसको हवालात में लेके जाओ, हवा और लात खिलाओ उसको, ठीक है? तो कॉमन लॉस। तो इन्वायरमेंटल लॉस के दो टाइप्स, एक होता है बेटा स्टैट्यूटरी लॉ, एक होता है कॉमन लॉ। एक होता है स्टैट्यूटरी लॉ, एक होता है कॉमन लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब जो लॉज गवर्नमेंट बॉडीज बनाती है, जो लॉ गवर्नमेंट बॉडी, जो कानून बेटा गवर्नमेंट बॉडी फ्रेम करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। और जो कॉमनली लॉ है, जो हर किसी के लिए लॉ है, वो क्या है? कॉमन लॉ। Environment common laws are rules and regulations rooted in traditions, cultural values या community norms. These law arise from the long-held practices and collective knowledge and safeguarding the environment. सिंपल से बात है कि हम लोगों को पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को प्रॉपर तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये सब रिलेटेड जो लॉ होता है, उस लॉ को क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन लॉस। क्योंकि ये सब सारा कानून के बारे में तुमको बचपन से मालूम है कि पेड़ को काटना जुल्म है, कचरा करना जुल्म है, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़े, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। अब देखिए एनवायरमेंटल लॉस के बारे में पढ़ लिए। एनवायरमेंटल लॉस का दो टाइप्स, क्या क्या सर? स्टैट्यूटरी लॉ एंड कॉमन लॉस। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। What is the necessity of environmental rules and regulations? Environmental rules and regulations का क्या necessity है? क्या necessity है? क्यों rules and regulations बनाना है? environment के लिए क्यों rules and regulations बनाना है? necessity क्या है?
सर सबसे पहला नेसेसिटी है प्रिजर्विंग इकोसिस्टम। आप अपना इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं। इकोसिस्टम में जैसे आता है फॉरेस्ट, जैसे एयर, आप अपने इकोसिस्टम, आप अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। क्योंकि इंसान लोग ऐसे समझने नहीं वाला है, इंसान लोगों को लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन से डर लगता है। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक नहीं रहेगा तब तक आप इकोसिस्टम को प्रिजर्व नहीं कर पाइएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सर बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या सर? अरे भाई जीव जंतुओं, आपको बोलता हूं ना कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, तो सिंपल सा बात है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जीव जंतु लोग को बचाने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंश्योरिंग ह्यूमन हेल्थ। अगर ह्यूमन हेल्थ को ठीक रखना है, अगर इंसान को अपना हेल्थ को ठीक रखना है तो पोल्यूशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। रेगुलेशंस ऑन पोल्यूशन एंड हजार्डियस सब्सटेंसेस रिड्यूसेस हेल्थ रिस्क फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है। ये जो पोल्यूशन है उसकी वजह से कितना हेल्थ खराब हो रहा है आपका, एक ह्यूमन हेल्थ पर कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन हेल्थ वापस से ठीक हो जाए, वापस से बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बेटा बता दो ना बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को आप रोकना चाहते हो। इफ अगर मान लो क्लाइमेट चेंज को आप अगर रोकना चाहते हो, क्लाइमेट चेंज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करना पड़ेगा। रेगुलेशंस लोअर एमिशंस, बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी एंड इनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी अडेप्टेशन। रिसोर्सेज को जो बेफालतू का यूज कर रहे हो तुम लोग, इस वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सीधा सा बात है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो। क्लियर है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। इसके बाद मैनेजिंग रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेस को बचाने के लिए भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा। जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सब चीज को बराबर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से यूज करने के लिए भी आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा। रूल्स प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। बहुत लोग ना क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी को यूज करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं। तो ज्यादा यूज मत करो, जितना रिसोर्स लग रहा है उतना ही यूज करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे फिर क्या यूज करेंगे बेटा? आपका जो फ्यूचर जनरेशन, आपका जो नन्हा मुन्हा आएगा, वो लोग क्या यूज करेंगे? इसलिए रिसोर्स को भी मैनेज करना आप तभी सीख पाओगे जब एनवायरनमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे तब। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, इसके बाद लिखा है कि प्रिजर्विंग पोल्यूशन, मतलब कि अपने देश को पोल्यूशन से बचाने के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करो। सीधा सा बात है, एमिशन स्टैंडर्ड एंड वेस्ट रेगुलेशन, स्टॉप पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर एंड वाटर एंड सॉइल। तो आप जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लाओगे तब तक ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वो नहीं रुकने वाला है। ठीक है, आप लोगों को 6 पॉइंट करके याद करना है। ठीक है, आप लोगों को कितना पॉइंट करके याद करना है? 6 पॉइंट करके। मैंने बहुत सारा पॉइंट इसमें ऐड अप कर दिया था, लेकिन 6 पॉइंट करके ही आपको याद करना है। आप सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट करके याद करोगे, बस बात खत्म। इससे क्या है, इससे आप इजीली 5 पॉइंट तो लिख ही दोगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, इसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों नहीं हो पा रहा है इंप्लीमेंट, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्यों नहीं हो रहा है इंप्लीमेंट, एनवायरमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। आप देखोगे एक एक दीवार पे लिखा रहता है कि पेशाब करना मना है, बड़ा बड़ा करके लिखा रहता है पेशाब करना मना है, लोग वहीं पे पेशाब करते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे वो एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस? आइए, सबसे पहले इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस की वजह से। इंश्योरिंग अडेरेंस टू रूल्स बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस इज टफ। सीधा सा बात है कि हर एक बिजनेसमैन, इस देश की आबादी कितनी है, इस देश की आबादी है 130+ करोड़। अब हर एक इंसान को देखना, हर एक इंसान को परखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है
कि हर एक इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे ही इस देश में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं। हर एक इंसान को ये देखना कि हर एक इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये देख नहीं पाते हैं, रूल्स तो बना देते हैं लेकिन ये देख नहीं पाते हैं कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी, इन्वायरमेंटल इशूज इन्वॉल्व इंट्रिकेट साइंस, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, मेकिंग रूल इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन डिफरेंट है। सिंपल से बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस तो बन जाते हैं बेटा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाते हैं और इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारा चीज मिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, साइंस रहता है, लॉज रहता है, इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई काम का नहीं। 130 प्लस करोड़ आदमियों के लिए हमने, आदमी और औरतों के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, हमने पूरे देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, लेकिन उस रूल्स को समझ पाए जस्ट 50 लाख लोग। बताइए कुछ फायदा होगा? बताइए, कुछ ही लोग समझ पाए उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट, बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से हमारा खर्चा बढ़ेगा, इसके वजह से बिजनेस का नुकसान होगा, है ना। अगर एक बिजनेस रूल्स को फॉलो करने लगेगा, बिजनेसमैन या तो अपना बिजनेस करेगा या तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करेगा, दो ही में से एक ही चीज कर सकता है। एक बिजनेसमैन अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने लगेगा तो उसका जो खर्चा है वो बेटा बढ़ जाएगा, और इससे हमारा जीडीपी गिर जाएगा, इससे हमारा इकोनॉमी गिर जाएगा, इकोनॉमिक पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए लॉबिंग एंड पॉलिटिक्स। बहुत सारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है भैया, भैया बहुत पॉलिटिक्स भी होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स को प्रॉफिट के लिए ना फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग जानबूझकर फॉलो नहीं करते हैं, कुछ पैसे खिला देते हैं कि ले भाई तू ये पैसे खा, ले भाई पॉलिटिशियन तू ये पैसे खा, और मेरे को इस जुल्म में कभी मत पकड़ना, ठीक है, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। इंडस्ट्रीज में अपोज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर प्रॉफिट प्रोटेक्शन, वीकनिंग रेगुलेशंस। इंडस्ट्रीज क्या बोल सकता है, इंडस्ट्रीज बोल सकता है नहीं नहीं इस चीज से तो मेरे को मुनाफा है, एक काम कर तू ये पैसे ले और अपना मुंह बंद रख, मैं कोई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए पैसा। इस वजह से भी क्या होता है, डिफिकल्टी होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है टेक एंड इनोवेशन। टेक एंड इनोवेशन, रेगुलेशंस कैन लैग बिहाइंड हु टेक एडवांसेस नॉट फिटिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसेस। बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो टेक एडवांसेस से बहुत पीछे छूट चुका है, इस वजह से न्यू इंडस्ट्री और प्रोसेसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस भी पढ़ सकते हैं सर। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट आर वाइटल फॉर द रूल इफेक्टिवनेस। अब पब्लिक ही नहीं समझेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर पब्लिक खुद नहीं समझेगा, पब्लिक के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो क्या खाक कुछ कर पाएगा? क्या खाक कुछ बदलाव हो पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। तो पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये क्या पढ़े हम लोग ने पढ़ा प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। 5 पॉइंट ही आपको याद रखना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है, एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। इंडिया में एनवायरमेंट के कितने प्रकार के कानून हैं, इंडिया में हमारा भारत में एनवायरमेंट के रिलेटेड कितने प्रकार के कानून हैं, उसके रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहला कानून है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहला कानून क्या है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रीवियस एनवायरमेंटल लॉस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत सारा स्टेट अथॉरिटीज, बहुत सारा कंट्रीज के लोग एक साथ मिले थे और ये डिसाइड किया था कि हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत सारे कंट्रीज के लोग एक साथ मिले थे, एक साथ बैठक हुई थी और यहाँ पे ये फैसला किया गया कि हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या आता है,
इसके बाद आता है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 aims to control and reduce air pollution by establishing Pollution Control Board to monitor and enforce air quality standard। सिंपल सी बात है, ये जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये कैसे आया? एम्स टू कंट्रोल रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये जो एयर पोल्यूशन इतना हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना जो हवा प्रदूषित हो रहा है बेटा, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके बाद और एक लॉ का नाम है दोस्तों द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। ये क्यों आया? ये लॉ क्यों आया? ये आया वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसके बाद देखिए, इसके बाद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यानी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ आया था दोस्तों। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट में ना बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को ना बहुत सारा नॉन फॉरेस्ट एरियाज बना रहे थे। जंगल को बहुत लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे, एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे थे। इस वजह से उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसका नाम क्या था? द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके बाद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, ये जो बर्ड्स है, प्लांट्स है, इन सबको बचाने के लिए, इन सबको रक्षा करने के लिए ये एक्ट लाया गया, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और लास्ट में द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सब सारे लॉज है बेटा, ये सब सारे लॉज है। ये सब सारे लॉज के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लो। आपको अगर पूछे एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया यानी कि इंडिया में कितने प्रकार के एनवायरमेंटल लॉज है, तो आप एक एक करके बता देना। सबसे पहला क्या? सबसे पहला है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोलो चैट बॉक्स में, बोलो एनवायरमेंट के कितने प्रकार के कानून है हमारे इंडिया में? एनवायरमेंट से रिलेटेड कितने प्रकार के कानून है हमारे इंडिया में? बोलो चैट बॉक्स में। सबसे पहला द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन जो हो रहा है इतना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये डेट्स याद रखना पड़ेगा, ये डेट्स याद रखना पड़ेगा। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट क्यों आया था? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, ये फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो जानवरों की हत्या कर, ये जो वाइल्ड लाइफ की हत्या कर दी जा रही थी उनके लिए आया था। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मिस्टेक्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या क्या मिस्टेक्स था, क्या क्या मिस्टेक्स था जिससे एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम लोग प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक हुआ हमसे, कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक की वजह से हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस? प्रॉब्लम को ही लिख देना है बेटा, प्रॉब्लम को ही आपको लिख देना है। ठीक है, प्रॉब्लम को ही आपको लिख देना है। प्रॉब्लम्स पढ़े थे ना, प्रॉब्लम्स वही है। इसका आंसर क्या होगा? वो प्रॉब्लम वाला, अलग से नहीं पढ़ाएंगे। वो प्रॉब्लम्स जो है ना, प्रॉब्लम्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका आंसर बिल्कुल डिट्टो होगा, सेम टू सेम होगा, अलग से याद करने का नहीं है। मिस्टेक्स आए या प्रॉब्लम आए, सेम टू सेम होगा। क्लियर है? इसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे, इसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम्स वाला आंसर होगा, जो जो प्रॉब्लम्स था ना, प्रॉब्लम इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही आंसर होगा इसका। क्लियर है? अब हम लोग बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर वाला जो एक्ट था, वाटर वाला जो एक्ट था, सब चीज के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आ जाओ फिर। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे एक्ट्स के बारे में, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एयर वाला एक्ट है, जो वाटर वाला एक्ट है, जो फॉरेस्ट वाला एक्ट है, सब चीज के बारे में एक एक बार करके पढ़ लेते हैं बस, और ये चैप्टर को खत्म करते हैं, खात्मा करते हैं। अभी आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आ जाओ इसके बाद में पढ़ते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 in India is an extensive legislation designed to safeguard वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरमेंट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया हुआ था ना, वो किस लिए आया था? टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरमेंट। जितने भी शेर,
शेर हो गया, भालू हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, जो भी है, जो भी जंगल में रहते हैं, उन लोगों को भैया प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए एक एक्ट आना चाहिए, एक लॉ आना चाहिए, रेगुलेशंस आना चाहिए, रूल्स आना चाहिए। उस एक्ट का नाम है दोस्तों द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन इंडिया इज एन एक्सटेंसिव लेजिस्लेशन टू डिजाइन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट। वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट कंपासेस की एलिमेंट्स लाइक क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड रीजन्स। इसमें एक की एलिमेंट्स ये था कि वाइल्ड लाइफ लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह को बनाया जाए, एक वाइल्ड लाइफ लोगों के लिए, शेर, चीता, भालू के लिए एक प्रोटेक्टेड जगह को बनाया जाए। ओवरसीइंग हंटिंग एंड लीगल ट्रेड। सिंपल सा बात है, बहुत सारे लोग हंटिंग करते हैं, जैसे अपना सलमान भाई, जैसे अपना सैलमोन भाई, जो हंटिंग वंटिंग करते हैं। ये सब चीज को देखना, ये सब चीज को परखना, और जो लोग भी किया है उसको सजा दिलवाना। एंड टेकिंग कंजर्वेशन इशूज। द लॉ क्लैरिफाई स्पीसीज इनटू डिफरेंट शेड्यूल्स, ईच इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे रिक्वायर। बहुत सारे शेड्यूल्स बनाए गए हैं, उस शेड्यूल्स के हिसाब से सजा होती है, उस शेड्यूल्स के हिसाब से लॉ का पालन होता है, उस शेड्यूल्स के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है। सिंपल सा बात है। और भाई जो लोग भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उल्लंघन करता है, यानी अगर तुम इस एक्ट के, इस कानून को नहीं मानोगे, अगर तुम बेटा इस कानून को नहीं मानोगे, नहीं फॉलो करोगे, तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमको पनिशमेंट मिलेगी। और सुनो, ये एक्ट ये बताता है कि हंटिंग के लिए, रिसर्च के लिए या फोटोग्राफी के लिए ना तुमको एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए। आप देखोगे जब चिड़ियाघर जाते हो, जब जू में जाते हो, तब फोटोग्राफी नहीं करने देते हैं ये लोग, रिसर्च नहीं करने देते हैं, उनके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए। स्पेशल लाइसेंस लेके आओ, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेके आओ, जो लाइसेंस तुमको ये परमिशन देता है कि तुम हंट कर सकते हो, तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम फोटोग्राफी कर सकते हो, तभी कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे एडिशनली द एक्ट ग्रांट्स ऑथोरिटी द एबिलिटी टू ग्रांट लाइसेंस फॉर एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, रिसर्च एंड फोटोग्राफी। हंटिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए एनिमल लॉ का आपको लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको? लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे एडिशनली दिया हुआ है बहुत सारा चीज, आपको पढ़ना है लिमिटेड। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज ऑर्गेनाइज्ड इन 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जो 60 शेड्यूल्स, जिसमें 60 शेड्यूल्स है। अच्छा सॉरी, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, ये 8 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 60 सेक्शन है, 60 सेक्शन है और 6 शेड्यूल्स है। क्लियर है? 8 चैप्टर्स, 60 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स। चलिए, इतना तक हो गया। चलिए आइए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, सिंपल सा बात है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया होगा, ये कानून आया होगा। इसका नाम क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ओ हेलो, आपको बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से। इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज ए पीस ऑफ लॉ डिजाइन टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए ये कानून लाया गया था, जिनका नाम क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। बाय लिमिटिंग एक्टिविटी दैट कुड अदरवाइज रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जिससे डिफॉरेस्टेशन ना हो, जिससे पर्यावरण का उल्लंघन ना हो, इसीलिए ये सब सारा कानून लाया गया। ठीक है, यहां पे देखिए, डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजेस इंक्लूडिंग माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नीड क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई इंसान एक फॉरेस्ट लैंड को, अगर कोई ऐसा तुच्छ प्राणी है जो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में भैया कन्वर्ट करना चाहता है, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है, उनको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी एक जंगल को वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, वो उधर घर बारी गाड़ी सब बनाना चाहता है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। यही कहता है ये कानून, इंडियाज फॉरेस्ट एक्ट 1980। इंडियाज फॉरेस्ट एक्ट 1980 यही कहता है कि किसी भी तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे जंगलों को, फॉरेस्ट को।
डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एम्स टू अचीव 3 मेन ऑब्जेक्टिव। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव था कि जंगलों को कंजर्व करने के लिए, जंगलों का रक्षा करने के लिए जरूरी था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द एक्ट फोकसेस ऑन प्रिजर्वेशन, द एक्ट फोकस ऑन प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन टू फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। ये जो कानून है, ये कानून फोकस करती है कि किसी भी तरीके से हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर पाए, जैसा था बिल्कुल वैसा ही रख पाए, किसी भी तरीके से हम फॉरेस्ट को भैया प्रोटेक्ट कर पाए, रक्षा कर पाए उसकी, और किसी भी तरीके से फॉरेस्ट को रीजनरेट कर पाए। इन तीन चीज पे फोकस करता है कि प्रिजर्व कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए और रीजनरेट कर पाए। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और रीजनरेट, ठीक है। इसके बाद रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूज। तो बहुत लोग ऐसा यूज होते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे एक जंगल है, उस जंगल को काट के मैंने अपना घर बना लिया, मैंने एग्रीकल्चरल लैंड बना लिया, मैंने घर बारी गाड़ी बना लिया उस फॉरेस्ट को काट के, उस जंगल को हटा के। तो ये सब चीज आप ना चोल पे, ये सब चीज आप ना कर सकते हो, ठीक है। तो रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूज मतलब इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस लाइक माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। माइनिंग के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट का यूज इन सब चीजों के लिए नहीं किया जाएगा। फॉरेस्ट को हम अब बचाएंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। और यहां पे लिखा है मतलब कि अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तुम्हारे वजह से, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मान लो कि अगर तुम पेड़ काट रहे हो तो पेड़ को उगाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे वजह से पेड़ कटा है बेटा, अगर तुम पेड़ काट रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है पेड़ को लगाओ। अगर एक पेड़ काटोगे तो 10 पेड़ लगाओ। ये सब सारा कानून बताता है, ये कानून बताता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यही सब चीज बताता है। क्लियर है, ये कौन बताता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यही सब चीज बताता है, यही ऑब्जेक्टिव है 3। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। यानी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इतना जो पानी में गंदगी हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून आया, उसका नाम है क्या, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये जो वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको टैकल करने के लिए ये जो कानून है वो आया था। वाटर पोल्यूशन, ये जो पानी में जो गंदगी हो रही है बेटा, उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ये 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 विद द पर्पस। इसका पर्पस क्या था, विद द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, जिससे वाटर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाए, जिससे वाटर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। दिस लेजिस्लेशन वाज मॉडिफाइड और अमेंडेड इन 1988। इसको वापस से अमेंड किया गया, कब, 1988 में किया गया। अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या पता 5 मार्क्स का आ जाए। द मेन पर्पस ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इज टू प्रिवेंट एंड मैनेज वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। सिंपल सी बात है, इंडिया में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको किस तरीके से, बढ़िया तरीके से हम लोग मैनेज कर पाए, ये एक्ट बताता है हम लोग को। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये बताता है कि किस तरीके से ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करे। इट सीक्स टू अचीव दिस ओवरसीइंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर सोर्सेस है। सिंपल सा बात है, वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आप पानी में फेंकते हो, इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और ये सब चीज नहीं होने देगा ये कानून, ये सब चीज नहीं होने देगा। बना के लिखना। सेटिंग बेंचमार्क फॉर द क्वालिटी ऑफ वाटर डिस्चार्जेस है, इनकरेजिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिजर्व्स है। सिंपल सा बात है, वाटर रिजर्व्स को बनाए रखना, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि पानी का जो बहुत कमी है, इस वजह से वाटर रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा ना बेटा, फिर ही आप इसका समाधान निकाल पाओगे। चलिए आगे,
आगे है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 ये कानून इसलिए निकला था टू टैकल एयर पोल्यूशन। इतना जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना जो एयर पोल्यूशन हो रहा है बेटा, इतना जो हवा में गंदगी फैल रही है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये जो कानून है ये लाया गया था। इसका नाम क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है। ये इंडिया है बेटा, है यहाँ पे कानून तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। तो एयर पोल्यूशन का भी एक कानून निकाल दिया गया है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। क्यों? क्योंकि हमको एयर पोल्यूशन को भी तो कंट्रोल करना है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 ए लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एम्ड एट प्रिवेंटिंग। सिंपल सा बात है, इस लॉ को किसने बनाया है? हर एक लॉ को, ये स्टैट्यूटरी लॉ है, हर एक लॉ को कौन बनाता है? इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट से पास होके आता है, ठीक है। और ये क्यों बना था? ये एक्ट क्यों बना था? टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विद इन द कंट्री। पूरा का पूरा कंट्री से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बना था। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड इन 1987। दिस मार्क्ड इंडियाज इनिशियल एवेन्यूअर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। सिंपल सा बात है, सबसे अर्ली वाला स्टेप था, इंडिया का सबसे अर्ली वाला स्टेप था टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ठीक है, रीड आउट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि आया था नवंबर 1986 में आया था, लागू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। इंडियन पार्लियामेंट्री में पास हुआ था ये, जो कि कब आया था, इफेक्ट कब हुआ था? नवंबर 1986 को आया था। और ये भोपाल गैस एक्सीडेंट के बाद आया था। भोपाल गैस इंसिडेंट के बारे में समझाया था ना मैंने। वहां पे क्या हुआ था कि मिथाइल वाला जो गैस था वो लीक हो गया था, इस वजह से ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये आया था। सिंपल सी बात है। इट वाज इनैक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि भाई अब एनवायरमेंट के लिए कुछ करिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ करिए। बहुत हो रहा है भाई, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हानि हो रहा है एनवायरमेंट का। ठीक है, द एक्ट्स गोल इज टू इन्फोर्स डिसीजन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट फोकसिंग ऑन सेफगार्डिंग द एनवायरमेंट, प्रिवेंटिंग हैजार्ड्स टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। जब बहुत सारे एनवायरमेंट पर हानि होने लगी, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, तब जाके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। तो प्लीज़ आप यहाँ तक याद कीजिएगा, यहाँ तक ही लिखिएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अब हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये एक्ट जो आया था, ये एक्ट क्यों आया था? ये एक्ट आया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टैब्लिश्ड इन 1987। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1987 को हुआ था। इनफोर्स कब हुआ था? 1989 को हुआ था। इट्स ए ग्लोबल पैक्ट टू डिजाइन टू सेफगार्ड द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट सब्सटेंसेस दैट हार्म इट। ओजोन को जो सब्सटेंसेस हार्म कर रहे हैं उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, दिस इन्वॉल्व सीजिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स। यानी जितने भी हम लोग ओजोन डिप्लेट होने वाले केमिकल्स का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको सीज किया जाए, उनको बंद करवाया जाए कि वो सब चीज़ का उत्पादन, वो सब चीज़ का प्रोडक्शन ना हो। पार्टीज टू द एग्रीमेंट कन्वीन एनुअली टू इंश्योर इट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। जो लोग एग्रीमेंट के ये पार्टीज बने थे, जो लोग एग्रीमेंट पर साइन किए थे कि हाँ हम लोग ओजोन लेयर को बचाएंगे, हमारा ये मकसद है कि किसी भी तरीके से ओजोन लेयर को हम लोग हार्म नहीं होने देंगे, वो लोग ये एग्जीक्यूशन के लिए काम किए थे। इसका क्लियर है? विथ एडजस्टमेंट मेड 6 टाइम इंक्लूडिंग द रिसेंट किगाली amendment in 2016. The amendment targeted the reduction of the hydrofluorocarbon which were replacement of the ozone depleting agent but contribute to climate change. सिंपल सा बात है, किसी भी तरीके से ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स का यूज कम कर देना है, इनका ये टारगेट था। ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या था? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट एक अमेंडमेंट को बोला जाता है। सुनो, मोनोट्रेल, ये जो मोनोट्रेल प्रोटोकॉल था ना, इसका बहुत बार अमेंडमेंट आ गया है, इसमें बहुत बार चेंज आ गया है। ये जो मोनोट्रेल प्रोटोकॉल था इसमें बहुत बार चेंज आया हुआ है। उसमें से जब 8th टाइम जब चेंज हुआ, जब 8वीं बार जब चेंज हुआ मोनोट्रेल प्रोटोकॉल, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? किगाली एग्रीमेंट। क्योंकि वो चेंज, वो अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ था? क्यों वो चेंज हुआ था? किगाली में। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है द मोनोट्रेल प्रोटोकॉल established in 1893, sorry, the monotrail protocol established in 1989 has undergone multiple amendment. So monotrail protocol जो था उसमें बहुत सारे amendments आए, including the 8th one is known as किगाली एग्रीमेंट। जब 8वीं बार अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट को हमने नाम दिया किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। दिस एडिशन वाज रैटिफाइड ड्यूरिंग द 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज वेयर 197 मेंबर कंट्रीज साइंड द एग्रीमेंट इन किगाली रवांडा। जब 197 मतलब कि मेंबर कंट्रीज यानी देश विदेश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग आए और 197 मेंबर्स लोग जब एक एग्रीमेंट पर साइन किए किगाली रवांडा में, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोले? किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट है। बस इन लोगों का क्या मकसद था? किसी भी तरीके से ओजोन लेयर का यूज कम करना है। और किगाली एग्रीमेंट में यहाँ पे बात किया गया कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, HFCs का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसका कम करना है यूसेज। किसी भी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन का यूज हम लोग को 80 to 85% कम करना है 2045 तक। किगाली एग्रीमेंट का सबसे मेन मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन का यूज अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% हम लोगों को कम करना है इन द मतलब कि बाय द ईयर 2045। क्लियर है? आगे आगे ऊपर से स्टडीज कर लेना, बस ये नहीं पढ़ने का दरकार है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सब चीज पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब स्टैब्लिश हुआ था सर? 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। इनफोर्स कब हुआ था? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और इनैक्ट कब किया गया था इसको? 2005 में। 2005 में was an international agreement with the goal of tackling climate change through mandatory emission reduction target for developed nation. Its initial phase connected in 2012. ये जो इतना एमिशन हो रहा था, इतना एमिशन जो हो रहा था उसका रिडक्शन के लिए, ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। ये सब दो मार्क्स के लिए आएगा। ये जो ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1997 में इसको स्टैब्लिश हुआ था ये, और इसको इनैक्ट कब किया गया था? 2005 में, ठीक है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया था टू डिक्रीज द ग्रीन हाउस एमिशन। ग्रीन हाउस एमिशन को डिक्रीज करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। दो मार्क्स का आएगा, लिख दीजिएगा अपने अपने हिसाब से। इसके बाद आगे डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कितने टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है एनवायरनमेंट में? ओ हेलो, एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है? आइए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस से सबसे पहले है एयर क्वालिटी रूल्स, इसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके बाद है सर वो बायोडाइवर्सिटी रूल, इसके बाद है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके बाद है लैंड यूज प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस, नॉइज पोल्यूशन रूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल। बहुत सारे रूल्स है बेटा हम लोग के एनवायरनमेंट में। एयर क्वालिटी रूल्स, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोडाइवर्सिटी रूल्स, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यूज, फिर लैंड यूज प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस, नॉइज पोल्यूशन रूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट का। किसका सर? पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट पेरिस में ही हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, द पेरिस एग्रीमेंट इज ए ग्लोबली ट्रीटी अंडर द UNFCCC डिजाइन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करने के लिए ये मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था। दो मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब बेटा, दो मार्क्स के लिए। ये पेरिस एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया था? ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस इशू को सॉल्व करने के लिए, उसके इशू को सॉल्व करने के लिए ये पेरिस एग्रीमेंट
क्या है ये पेरिस एग्रीमेंट? क्लाइमेट चेंज के इशू को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंटरनेशनली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस एग्रीमेंट। स्टैब्लिश्ड इन 2015, ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। द मेन गोल इज टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस है। इनका मेन गोल ये था कि किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, और क्लाइमेट चेंज वाले जो इश्यूज है उसको सॉल्व करना है, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट तक ही हम लोग को पढ़ना है, और ये चैप्टर जो है ये ओवर हो चुका है, तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा घर में, इजी है, 2 मार्क्स का आएगा, या आने का चांसेस नहीं है, आने का चांसेस नहीं है, जो नहीं पढ़ाया वो सब आने का चांसेस नहीं है। सर ये सब पढ़ लीजिएगा, सर पेरिस एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ लीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ लीजिएगा, जितना भी हम लोग लॉस पर एनवायरमेंटल लॉस उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज आप सबके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किगाली एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, किगाली एग्रीमेंट के बाद आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज एक बार रीड अप कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज का वन शॉट यहीं तक।